तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे, उसमें दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं, रेम्यूनरेशन और डिविडेंड से रिलेटेड। थर्ड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस P&L और बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट शेड्यूल थर्ड कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं आपको स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूं। पूरे बैलेंस शीट के एक एक हेडिंग को मैं आपको समझा चुका हूं। P&L अकाउंट के भी सारे हेडिंग्स में समझा चुका हूं। अब सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आते हैं। और देखा जाए तो ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन है जो आप 11th-12th में फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे। एक ट्रायल बैलेंस दिया होता था, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होते थे, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इतनी है, प्रीपेड इतना है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो आप उसको फिर क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाते थे। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है कि कंपनी एक के फॉर्मेट के हिसाब से करना है और थोड़े डिस्क्लोजर्स बढ़ जाते हैं। तो इस बार आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा डेफिनेटली। बिना ट्रायल बैलेंस के हम बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं? तो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ पॉइंट लिखे होंगे। वो पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो डबल इफेक्ट मींस एडजस्टमेंट है, हो सकता है वो सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो दो तरह के पॉइंट दिए होंगे। कुछ पॉइंट होंगे एडजस्टमेंट वाले, जिनको आपको अकाउंटिंग में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी। और कुछ डिस्क्लोजर होंगे जो सही स्टेटमेंट में जाके सही तरीके से डिस्क्लोज करना है, वो आपको पहचानना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया तब बताया था कि जैसे बैलेंस शीट में ऑथराइज, सब्सक्राइब अलग अलग दिया हो तो वो डिस्क्लोज करना है, बट अल्टीमेट जो फाइनल टोटल लगता है वो पेड अप कैपिटल का लगता है। ठीक, तो हमारी बैलेंस शीट तो पेड अप कैपिटल से भी मैच हो जाएगी, लेकिन फिर भी डिस्क्लोजर में क्या आएगा, ऑथराइज्ड। इसी तरीके से डेटर्स में मैंने आपको बताया था कि डेटर्स टोटल लिख दोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, लेकिन डेटर्स मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह के कुछ डिस्क्लोजर रहेंगे और ये चैप्टर स्पेशली उसके लिए बना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के लिए। तो हमें इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो आप आए नोट्स में भी आप देखें, लास्ट एक क्वेश्चन मैंने फाइनल अकाउंट्स का दे रखा है और स्टडी मटेरियल में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी मटेरियल में आपको इसका पेज नंबर मिलेगा 4.36 और नोट्स में सबसे लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5। हर बार आपको करना, ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी आ सकता है। मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन 12 नंबर 20 नंबर का भी आ सकता है। 20 नंबर का आया तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट के साथ आएगा, 12 नंबर का आया तो कम एडजस्टमेंट के साथ आएगा। लेकिन एग्जाम में मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि बहुत बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को कवर करेंगे वो लोग तो छोटे क्वेश्चन के साथ करेंगे। जैसे आप स्टडी मटेरियल का 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ एक ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है और नीचे कुछ 5 पॉइंट दिए हुए हैं। बस काफी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको 12 नंबर में आ सकते हैं। तो फर्स्ट आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस भी थोड़ा स्पीड से, मतलब एग्जाम में सिर्फ अभी ये नहीं सोचना कि कहां कहां आएगा, सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे कि इसमें बैलेंस शीट की कौन कौन से हेडिंग वाले आइटम आएंगे, है ना। शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल दिया है कि कम दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, साथ में नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद है, P&L का फॉर्मेट आपको याद है, इसमें डायरेक्ट फिगर आएंगे। तो यहां अगर मान लो ऑथराइज, सब्सक्राइब दिया है तो हमें नोट बनाना है, नोट बनाना है तो उसकी लाइन छोड़ना रहेगी हमें। तो इसलिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सिर्फ एक बार रीडिंग लगाना है और कौन कौन से आइटम्स हैं ये देख के रखना है। तो आप देखें, ट्रायल बैलेंस एक बार पढ़ के रख लें, फिर नीचे के कुछ एडजस्टमेंट भी आपको एक बार रीड करके रखना है। जैसे पहले में लिखा ऑथराइज कैपिटल के बारे में, सेकंड में लिखा हुआ है कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट 360, यानी विद रिवैल्यूएशन भी है इसमें। और डिक्लेयर डिविडेंड है, मींस एप्रोप्रिएशन है। और जब एप्रोप्रिएशन अगर होता है तो एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट में तो होता नहीं आजकल। मैंने कहा था, आपको समझाया भी था वीडियो में, P&L अकाउंट में तो सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आता है बस। वहां से वो प्रॉफिट सीधा उठ के आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसका नोट नंबर 2, इसका मतलब नोट नंबर 2 में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, इसलिए नोट नंबर 2 बड़ा बनेगा। तो जिन जिन क्वेश्चन में डिविडेंड हो वहां पे बड़ा बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हुआ तो और बड़ा बनेगा, क्योंकि जहां डिविडेंड आएगा वहां DDT भी तो आएगा। फिर एक सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात बोल रखी है, ये भी आप पढ़ के रख लें।
ठीक है, और लास्ट है डेप्रिशिएशन टू बी प्रोवाइडेड। टू बी प्रोवाइडेड, जब भी टू बी वर्ड लिखा होता है इट मींस इट इज टू बी एडजस्टेड, मींस ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्ट किया हुआ नहीं, तो ये एडजस्टमेंट हुआ, डबल इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी पॉइंट जो है ऊपर फर्स्ट नंबर पॉइंट अथोराइज कैपिटल, ये सिंपल डिस्क्लोजर पॉइंट है, इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं। सेकंड पॉइंट रिवोल्यूशन का है, तो रिवोल्यूशन तो डबल इफेक्ट होगा, एक बार असेट्स बढ़ेगी, ठीक है, और एक तरफ रिवोल्यूशन रिजर्व बढ़ेगा, तो हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखना। तो एक बार आप ढंग से रीडिंग कर लें, रीडिंग करने के बाद क्या करना है, स्टेप समझ लेना अच्छे से जो जो मैं बोल रहा हूं। रीडिंग करने के बाद ये करना है हमें कि हमें एक पेज एग्जाम में बैलेंस शीट के लिए छोड़ देना है, ठीक, और थोड़ा स्पीड से, हमें पता है कि इतने हेडिंग तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे, तो हम फटाफट से बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च जो भी डेट हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी आप जानते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नोट 1 नोट 2, इतनी जगह छोड़ के रखते। नॉन करंट लायबिलिटी पता नहीं कितने आएंगे, 1 2 3, ज्यादा हो तो इसका भी नोट बनाओ, नहीं हो एक आध पॉइंट हो डिबेंचर हो या लॉन्ग टर्म लोन तो यही लिख देना। करंट लायबिलिटी में भी ऐसे ही, करंट लायबिलिटी में जनरली क्या आता है, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह ये सब आते हैं, अगर ये भी ज्यादा हो तो इसका भी नोट बनाओगे। आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ये आइटम ज्यादा नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए, डायरेक्ट लिख देंगे, बट आप एग्जाम में भी 2-3 लाइन छोड़ के और आगे बढ़ते हैं ना। फिर नॉन करंट असेट्स में पीपी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना बता चुका हूं, तरीका भी बता चुका हूं कि पहले से फॉर्मेट बना लें। ऐसे सेकंड पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये मेन पॉइंट आपके जो है 2-2 लाइन की गैप पर सारे हेडिंग लिख लें, ठीक है। लास्ट वाला हेडिंग जो अदर एक्सपेंस वाला होता है वो ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक, ये सारा लिख के रख लें। 2 पेज हो गए। तीसरे पेज से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, 3rd नंबर पेज से, ठीक है। अब 3rd नंबर पेज से आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर क्वेश्चन में अथराइज सब्सक्राइब शब्द दी है, प्रेफरेंशियल भी है, इक्विटी भी है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज से 5-7 लाइन छोड़ दें। रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन भी है, रिवोल्यूशन रिजर्व भी दिख रहा है, इतना याद तो रखना पड़ेगा क्वेश्चन, तो 8-10 लाइन इसके लिए छोड़ दें। लॉन्ग टर्म बोरेंग्स ज्यादा कुछ है नहीं, एक या 2 रहते हैं क्वेश्चन में, तो 2-3 लाइन में काम हो सकता है। टेंजिबल असेट्स जितनी ज्यादा हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, तो उन सब में हमें कम से कम में क्या क्या दिखाना रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूटीवी। कुछ बेचा हो तो माइनस करना है, खरीदा हो तो प्लस करना है। और मान लो ऐसी 1-2 ने 8-10 असेट दे दी, तो फिर इस स्टाइल में मत करो। 8-10 असेट्स अगर दे रखी है तो 3 कॉलम में कर दो, एक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस, एक में आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, एक में डब्ल्यूटीवी आ जाएगा। और अगर मान लो कुछ परचेज सेल हो तो यही प्लस माइनस कर देंगे, तो ऐसे 3 कॉलम में हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 कॉलम में बना लेंगे, ओपनिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूटीवी। 1 बाय 1 एसेट्स लिख देंगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर वगैरह वगैरह सारे। तो इस तरीके से बन सकता है अगर ज्यादा असेट्स हो तो। अगर 1-2 असेट्स है तो फिर अपन अपने नॉर्मल रूटीन में ही चलेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को, जब आपने पढ़ा होगा आपने देखा होगा कि इसमें 2 असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग और रिवोल्यूशन, तो मैंने इसके लिए भी 8-10 लाइन छोड़ दी। अदर इनकम एक हो तो वहीं लिख देना डायरेक्ट पी एंड अकाउंट, अगर 1-2-3 हो तो फिर यहाँ अदर्स स्टेटमेंट बनाना। ये अंदाजा आपको क्वेश्चन पढ़ते से हो जाना चाहिए कि कितने नोट्स बनाना है। बहुत ज्यादा नोट्स बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये कि टाइम नहीं बचेगा। मॉड्यूल वाले तो सारे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट मारना, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम भी बचाना है, लेकिन डिस्क्लोजर भी पूरा देना है, इसलिए हम मेन आईएमपी नोट्स बनाएंगे। 3 तो 100% बनेंगे आपके, ये बात तो मैं बहुत सारे चैप्टर में बता चुका हूं, ठीक है। ये आपने पूरा लाइन खींच के रख ली। अब करना ये तो स्टेप हुई नंबर 1 कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, नंबर 2 आपने क्वेश्चन की लाइन खींची। अब एक साथ क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने एक साथ सारी लाइन खिंचवा दी आपसे। नंबर 1 स्टार्टिंग से देखते जाएं। सबसे पहले कोई भी एक साइड पहले लें, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपको देखोगे लैंड एट कॉस्ट 220 और रुपीज इन 1000 दे रखे हैं, रुपीज इन 1000। आप चाहे तो 1000 में ही रहने दें, रुपीज इन 1000, हम भी ऊपर टॉप पे कहीं लिख देना रुपीज इन 1000, ठीक है, रुपीज इन 1000। तो सारे रुपीज 1000 में ले लेंगे। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या क्या है हमारे पास देखते हैं। तो पॉइंट याद है आपके नीचे, अथराइज कैपिटल वाला पॉइंट आएगा, रिवोल्यूशन वाला पॉइंट है, डिविडेंड वाला पॉइंट करना है, और ये सस्पेंस अकाउंट 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम ऑफ मशीनरी, तो मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है।
और फिर डेप्रिसिएशन, बस इतने एडजस्टमेंट के साथ ध्यान देंगे। तो नंबर 1 लैंड, मैं लैंड को उसकी जगह पे पहुंचा देता हूं। लैंड कहां आएगा, यहां। कितनी है लैंड की कॉस्ट, 220। क्या इस 220 से रिलेटेड और कोई पॉइंट है आपके पास अलग से, यानी इसमें कोई प्लस माइनस करना हो, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट हुआ तो हम उसको भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 220 में अभी इनर कॉलम में लिखता हूं। क्यों इनर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक रिवोल्यूशन का पॉइंट मुझे नजर आया नीचे। तो याद भी रखना है किस किस पर एडजस्टमेंट है। जिन पर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखो, जिस पर एडजस्टमेंट नहीं उसको आउटर कॉलम में लिख दो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 770 की प्लांट मशीन, इसके लिए मैं 1-2 लाइन छोड़ देता हूं क्योंकि रिवोल्यूशन का आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 770। फिर कॉस्ट प्राइस पर, हाँ, ट्रेड रिसीवर्स 96। ट्रेड रिसीवर्स के बारे में इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स हम सीधे कहां लिख देंगे, करंट असेट्स में। ट्रेड रिसीवर्स कितने, 96। ठीक है, ट्रेड रिसीवर्स हम सीधे 96 यहां लिख देंगे। अब अगर इस ट्रेड रिसीवेबल्स में किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा था मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, तो आप फिर इसका नोट बनाना और वहां लेस देन मोर देन 6 मंथ लिखना, और अगर उसमें बेड डेट्स प्रोविजन हो तो वहां पर माइनस करना। प्रोविजन किसमें से माइनस करोगे, रिस्क किसमें आता है डाउटफुल होने की, मोर देन 6 मंथ में या लेस देन 6 मंथ, डेफिनेटली मोर देन 6 मंथ वाले जो 6 महीने पुराने डेटर से मतलब पैसा नहीं दे रहे, तो वहां से प्रोविजन माइनस कर देंगे, बेड डेट्स माइनस कर देंगे, फिर नेट फिगर यहां लाके लिख देंगे। तो अगर ज्यादा पॉइंट हो तो नोट बनाना, अदरवाइज डायरेक्ट लिख देना। इन्वेंट्रीज, अब ध्यान से देखिए, इन्वेंट्रीज इस बार जो दे रखी है 86, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं 31 मार्च 2002 की, और इन्वेंट्री भी 86। ट्रायल बैलेंस के अंदर जब इन्वेंट्रीज आती है, आपने सुना होगा, तो इट मीन्स वो एडजस्टेड फिगर है, मीन्स उसकी एंट्री हो चुकी है। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो परचेज दी होगी वो या तो एडजस्टेड होगी या सीओजीएस वर्ड लिखा होगा, मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तीनों का नेट फिगर दिया होगा। इट मीन्स उसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है तो आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी 2-3 चैप्टर में आपको समझा चुका हूं ये बात, और आगे भी याद रखना हमेशा के लिए कि ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक इट मींस वो एडजस्टेड है, वो एंट्री हो चुकी तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया, तो उसको सीधे एक ही बार लिखेंगे, और वो सीधे कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में, इन्वेंट्रीज। अगर ये नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम इसके डबल इफेक्ट देते, एक बार यहां और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेंज इन इन्वेंट्री में वहां लिखते हैं। अब वहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट हो चुके हैं, तभी तो ये आया डायरेक्ट फिगर। बैंक बैलेंस 20, बैंक बैलेंस भी यही आएगा। बैंक बैलेंस के लिए याद होगा आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते थे। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास 2-3 आइटम है, चेक इन हैंड्स भी है, कैश इन हैंड भी है, बैंक बैलेंस भी है, तो आप इसका भी नोट बना सकते हो। मैंने कहा नोट डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। फिर है एडजस्टेड परचेज, देखो मैंने कहा था ना आपसे, एडजस्टेड परचेज आई, इट मींस परचेज आपकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करने के बाद है, तो अब ये परचेज एडजस्टेड मींस सीओजीएस है, ये सीधे उठा के लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में सीधे लिख देंगे, पीएनएल अकाउंट का याद है फॉर्मेट। तो अब मुझे वहां चेंज इन इन्वेंट्री नहीं लिखना है क्योंकि परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुकी है, वरना हम परचेज अलग लिखते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री अलग लिखते हैं। ठीक है, फिर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आजकल ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया अलग अलग, इसलिए आप ये मत सोचो डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आजकल तो एक ही स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो सारे एक्सपेंस उसी में आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आप लिख दोगे अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, कहां लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस। फिर इसी में आप नीचे चलें, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी अदर एक्सपेंसेस में। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट आप लिखेंगे फिनांस कास्ट, एक हेडिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, फिनांस कास्ट, सारे इंटरेस्ट मैंने कहा था वहां लिखेंगे, वहां लिख दो आप इसको। इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड ये एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन जो होता है वो कहां से होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो बस एक ये पॉइंट में छोड़ रहा हूं आपका, ये आपको मैं बाद में बताता हूं। इंट्रीम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, इक्विटी डिविडेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविडेंड मतलब सबका ट्रीटमेंट एक जैसा रहे। ये हुई डेबिट साइड, डेबिट साइड एक ही आइटम छोड़ी, मैं ध्यान रखना आप लोग।
क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल 300, ये ट्रायल बैलेंस में फाइनल फिगर दिया, इट मींस ये पेड अप कैपिटल होती है। ठीक है, अगर कॉल्स इन एरियर्स अलग से ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये पेड अप कैपिटल है, फाइनल फिगर है। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में दिया था ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी 40,000 शेयर्स ऑफ 10 एज, तो हम पहले यहां पर लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितने के हो गए? 4 लाख रुपए के। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इस तरह से दिए, ये दे दिए। और अब मैं ऊपर वैसे देखता हूं तो ऊपर कितने दिख रहे हैं मुझे? 300 ही दिख रहे हैं। 300 मीन 3 लाख ही दिख रहे हैं, 10 रुपए का एक। इसका मतलब ये कि सब्सक्राइब, इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। अच्छा, ये भी अगर अलग अलग दिया होता तो मैं अलग अलग शो करता। ठीक है, और कॉल्ड अप दी होती और उसमें से कॉल्स इन एरियर्स दी होती तो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर्स, तो ये पेड अप आ जाती। ठीक है, बट कॉल्स इन एरियर्स अलग से नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये हो गए 3 लाख रुपए के। ठीक है, अगर यहां प्रेफरेंशियल अलग होगा था, इक्विटी अलग होता तो मैं उसे भी अलग अलग लिखता। तो जितना डिटेल आप प्रेजेंटेशन देंगे उतना अच्छा है। इस पर अंडरलाइन कर दिया करो, ये फाइनल फिगर बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेंट डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स 2 लाख की, इस पे नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 10% डिबेंचर्स किस में आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। सारे फिगर्स हम 1000 में लिख रहे हैं, तो क्यों ना इसे भी हम 1000 में ही लिखते हैं। ठीक है, ये 400 हो जाएगा और ये 300। ठीक है, तो सारे फिगर 1000 में ही चलने दें हम, ज्यादा अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म। लेकिन एक बात है, जिसपे परसेंट दिया उस पे एक बात आपने पहले भी सुनी होगी कि इंप्लाइड एडजस्टमेंट होते हैं, तो पहले से सोच लेना 10% 2 लाख का मींस 20,000, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। तो क्या 20,000 का इंटरेस्ट आया था हमारे पीएनएल अकाउंट में? यस, आया था। अगर नहीं आया है तो आपको इंप्लाइड है, डीम्ड प्रोविजन है कि आपको 20,000 तक का इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। मान लो पूरा ही नहीं आया है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दिया ही नहीं, तो पूरा आउटस्टैंडिंग, तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट चला जाएगा पीएनएल में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चला जाएगा करंट लायबिलिटी। मान लो ऐसा दिया होता कि 20,000 बनता है, उसमें से ट्रायल बैलेंस में 8,000 दिख रहा होता, इट मीन 8,000 पेड अप, तो बाकी बचा 12,000 आउटस्टैंडिंग। तो 12,000 के डबल इफेक्ट देते हैं, एक बार पीएनएल में, एक बार बैलेंस शीट। तो ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट होते हैं, एक लोन पर होते हैं, एक एफडी वगैरह पे, जहां जहां परसेंटेज दिया और साथ में डेट दियो तो बहुत ही अच्छी बात, फिर डेट वाइज इंटरेस्ट निकलता है, अदरवाइज पूरे साल का निकलता है। ठीक है, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट भी ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे आया है जनरल रिजर्व 130, जनरल रिजर्व 130, जनरल रिजर्व 130 लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72, अब पीएनएल अकाउंट 72, ये तो ओपनिंग बैलेंस हुआ, ये तो ओपनिंग हुआ। अभी करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, वो भी तो यहां प्लस होगा, फिर इसी में से तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हमेशा एप्रोप्रिएशन जैसा है, ये समझ लो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहीं पे आएगी, रिजर्व सरप्लस में बहुत सारी लाइन छोड़ के सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद सेल्स, सेल्स को आप कहां लिखोगे? सेल्स को आप लिख दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स 52, ये करंट लायबिलिटीज में। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172, उस तरह हमने देखा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कॉस्ट दी और इधर डेप्रिसिएशन दिया क्रेडिट साइड। जब क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन है, इट मींस ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोविजन है या आप डेप्रिसिएशन फंड बोल सकते हो। तो क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब ये अब तक का टोटल है। प्लांट एंड ये मशीन किस पर है डेप्रिसिएशन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बस इतना लिखा है, तो स्वाभाविक बात है लैंड पे तो लगा नहीं होगा, ये इसी पर होगा डेप्रिसिएशन। अब यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है कितना? 172, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
172, ये तो माइनस हो गई थी। इसके अलावा अभी हम बाकी एडजस्टमेंट में से देखते हैं। तो 172 ट्रायल बैलेंस के फिगर एक एक बार लिखना है, इसलिए मैं एक एक बार लिख रहा हूं पहले। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट 4। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, इसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है सस्पेंस अकाउंट ऑफ 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी स्टार्टिंग में भेज दी एक मशीनरी, तो सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड। इट मींस क्या एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 4000 टू सस्पेंस अकाउंट। इन्होंने ऐसी एंट्री कर दी, इसलिए सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जबकि ये एंट्री होती है क्या, नहीं। असेट्स बेचते हैं तो आप क्या बताएं क्या एंट्री होती है, पूरा पॉइंट पढ़ने के बाद बताना। तो 4000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ मशीनरी, इट मीन सेलिंग प्राइस हो गई 4000। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेलिंग प्राइस। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी वाज 10,000 एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8000, मींस डब्ल्यूडी हो गए 2000। तो 2000 रुपए की चीज आपने 4000 में बेच दी। 2000 की चीज कितने में बेच दी, 4000 रुपए में। तो अब ऐसी कंडीशन में आप मुझे एंट्री बनाएं कि बताएं, 2 मिनट सोच लें कि क्या एंट्री होगी। तो भाई एंट्री अब ये होगी, यही बताता हूं, मेरे पास जगह नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 4000, तो कैश अकाउंट तो आपका ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसका मतलब कैश डबल से डेबिट नहीं होगा नहीं। और क्रेडिट क्या कर दिया, सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ठीक है। या चलो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना, पहले सही एंट्री बनाना। कैश अकाउंट डेबिट 4000 होता, ठीक है। 2 क्या होता, 2 होता आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी कॉस्ट प्राइस है आपकी 10, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट 4000 रुपए में हो गया ना, कॉस्ट प्राइस है 10। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 8। ऐसा होता ना, क्योंकि दोनों का अकाउंट अलग अलग खुले हैं। ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां 12 है और यहां 10, इसका मतलब 2000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये एंट्री होना थी। लेकिन उन्होंने इतनी सारी एंट्री ना करते हुए कैश अकाउंट डेबिट सस्पेंस कर दिया। तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो चुका है, इसलिए कैश अकाउंट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सस्पेंस अकाउंट रिवर्स कर दूंगा। तो ये सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया, ये एंट्री आप लिख के रख लेना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 8000, पीएनएल सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 10,000, प्रॉफिट ऑन सेल 2000। ये एंट्री आप बना के रख लें। तो पहला इफेक्ट इसका 4000, तो 4000 से तो ट्रायल बैलेंस के 4000 क्रॉस हो गए, वो क्रेडिट ये डेबिट, खत्म, क्लियर। 8000 में कहां से माइनस कर देता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देता हूं। तो 172 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से 8000 माइनस। जब वो असेट ही बेच दी तो उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके क्या करेंगे, तो 172 जो था सारी मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन था, 8 हटा दो, ठीक। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में से कितना माइनस कर दें, 10, क्योंकि 10 क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस माइनस हो गई। तो 770 में से हम 770 जो कॉस्ट दे रखी आपको क्वेश्चन में 770, इसमें से आप डिस्पोज्ड ऑफ 10 माइनस कर देंगे, अब बचा 760। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने कहा आपसे 172 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 8। और प्रॉफिट को कहां पहुंचा दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, अदर इनकम में लिख लो आप, ठीक है। ये एंट्री लिख ली, अदर इनकम का मेरा ये शेड्यूल है, तो 2000 में अदर इनकम में लिख लूंगा, इसको पहुंचा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, क्लियर। सस्पेंस अकाउंट क्रॉस हो गया हमारा, एक्यूमुलेट में से ये माइनस कर दिया, 10 यहां से माइनस कर दिया। डबल इफेक्ट बराबर करना, नीचे पॉइंट में जो एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट को इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होना चाहिए। तो यहां आएगा प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने हजार से, 2000 रुपए से, तो सिर्फ 2 ही लिखूंगा मैं, 1000 का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आपका क्लियर हो, क्लियर है बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप असेट्स बेचने की एंट्री बहुत बार की है, बस यहां ये 2 अकाउंट अलग अलग बनते हैं, असेट्स अकाउंट अलग है और डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है। तो आप जब असेट बेचते हो तो असेट भी माइनस करना पड़ते है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी माइनस करता है।
और अगर ट्रायल बैलेंस में नेट डब्ल्यूडी भी दे रखी होती डायरेक्ट सीधे सीधे, तो फिर हम डब्ल्यूडी से एंट्री कर देते, तो भी इफेक्ट तो सेम ही आता है ना। 10 और 8 मतलब नेट 2000 से एंट्री हो जाती है। 2000 की 4 में बेची 2000 का प्रॉफिट हो गया, सीधे सीधे इफेक्ट हो जाता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम एक एक बार हमने लिख दी। आप बिल्कुल ध्यान से देख लें, ट्रायल बैलेंस की सारे आइटम हमने एक एक बार लिखी हुई है इसमें। इस तरीके से एक साथ करोगे तो अब ट्रायल बैलेंस मुझे डबल पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ मैंने इंटरिम डिविडेंड छोड़ा, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो पूरा ट्रायल बैलेंस एक ही बार में हो गया आपका। तो अगर एग्जाम में भी कोई टफ पॉइंट आ जाता है तो आप एक काम करना, उस पर आप डॉट लगा देना, ठीक है, ताकि वो पेंडिंग। बाकी ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार डबल नहीं पढ़ना, टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम नीचे एडजस्टमेंट में नंबर 1 पॉइंट अथोराइज शेयर कैपिटल, तो अथोराइज शेयर कैपिटल के बारे में लिख चुके हैं। नंबर 2, कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विशेस टू रिवैल्यू द लैंड एट 360, 3,60,000 पे रिवैल्यू करना चाहता है। तो 3,60,000 पे अगर हम इसको रिवैल्यू करेंगे, इट मींस हम 140 का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। और 140 का रिवैल्यूएशन अगर होता है तो आपने देखा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है। तो डबल इफेक्ट क्या हो गया, लैंड अकाउंट डेबिटेड और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट कितने रुपए से, 140 से 140 से। ये इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। ये एडजस्टमेंट था, इससे डबल इफेक्ट, ठीक। डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड 10%, वो ऊपर जो आया था वो इंटरिम डिविडेंड था, और ये कौन सा है, फाइनल डिविडेंड, ठीक। तो 10% डिविडेंड किस पर दिया जाता है, हमेशा डिविडेंड ध्यान रखना पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है, अथराइज पर कभी नहीं, पेड अप। और पेड अप में भी अगर ये 10 रुपए का फुली पेड अप नहीं होता, 8 होता, तो 8 रुपए पे डिविडेंड देते हैं पेड अप कैपिटल पर। और अगर इसमें अगर मान लो प्रेफरेंशियल शेयर भी होते तो डिम्ड है कि अगर आपने इक्विटी पे 10% दिया है तो प्रेफरेंशियल पे भी दिया होगा, उस पर तो रेट लिखी हुई रहती, तो उस रेट से। तो जहां इक्विटी डिविडेंड आए, इट मींस अंडरस्टूड है कि वहां प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल नहीं है। तो अब डिविडेंड का डबल इफेक्ट क्या होगा, तो डिविडेंड का डबल इफेक्ट ये कि 30 क्या एंट्री होती है डिविडेंड की, आपने कई बार मैंने बताई तुमको, फिर से एक बार सुन लो। डिविडेंड का इफेक्ट कहां कहां हुआ है, एक तो डिविडेंड प्रॉफिट को कम करेगा, तो P&L अकाउंट डेबिटेड, P&L अकाउंट करंट ईयर वाला या ब्रॉड फॉरवर्ड वाला रिजर्व्स भी यूज कर सकते हैं, या पुराना P&L भी यूज कर सकते हैं, तो यहीं से होगा। और मान लो ये अमाउंट कम पड़ेगा तो मैं 130 में मिला लूंगा। तो आप डिविडेंड कहां से दोगे, आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रेसिडिंग ईयर्स, पिछले सालों के प्रॉफिट में से, ठीक। तो पहले कोशिश करना करंट ईयर से देने की, अगर ये कम होगा तो मैं इस 130 में से भी विड्रॉ करके इधर ले आऊं। विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स मैंने आपको पिछले नोट्स में, पिछले वीडियो में बताया था कैसे विड्रॉ करते हैं, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना विड्रॉ करके यहां लाके और यहां डिविडेंड दे देंगे, बट फिलहाल भी देखते हैं विड्रॉ की जरूरत है या नहीं। तो एक तो हुआ P&L अकाउंट डेबिटेड, एंट्री हुई P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, क्या होगा, डिविडेंड पेबल, यानी लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो कौन सी हेडिंग में आएगी, तो लायबिलिटी आएगी आपकी करंट लायबिलिटी में। आपने देखा होगा नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होता है, कौन सा हेडिंग होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो आप उस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या लिख दोगे, डिविडेंड पेबल लिख दोगे। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको नीचे नहीं लिखा, अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग लिखना और उसके नीचे डिविडेंड पेबल लिखना। डिविडेंड पेबल हो जाएगा आपका 30 का, ठीक है। और यहां से डिविडेंड हम माइनस कर देंगे कितने का, 30 का। डिविडेंड फाइनल 30। तो डिविडेंड का एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट। अगर इस पर डीडीटी होता, तो फिलहाल डीडीटी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट लाइन में एक बात लिखी थी, इग्नोर प्रीवियस ईयर्स फिगर एंड टैक्सेशन। पिछले साल के फिगर भी छोड़ दो, इसलिए पिछले साल के फिगर का कॉलम ही नहीं बनाया, और टैक्सेशन भी छोड़ दो। तो टैक्सेशन छोड़ देने का मतलब है सब तरह के टैक्सेशन छोड़ देना है आपको, तो आपको इग्नोर कर देना है, वरना यहां पर डीडीटी आता उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। ये 30 जो डिविडेंड दिया है ये डिवाइड बाय 85 होता है इंटू 100, वो फिगर आता, उस पर आप डिविडेंड निकालते 15% से, फिर 12% सरचार्ज लगाते, फिर 4% एजुकेशन सेस लगाते। लेकिन क्वेश्चन में अगर इस तरह की लाइन लिखी आए 99% यही लाइन लिखी हुई आएगी अब आपको, क्योंकि अब तो वैसे भी मैंने कहा डीडीटी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इग्नोर टैक्सेशन तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए।
लेकिन अगर होता तो मैं फिर बोल रहा हूं आप कैलकुलेट कर लेना वर्किंग में। और मैंने कहा था इसका डिस्क्लोजर भी समझाया था मैंने इस वीडियो में कि जहां आप डिविडेंड लिखोगे वहीं पे वो लिखना। यानी अगर डीडीटी होता तो यहां पर भी आता डीडीटी अकाउंट और यहां पर भी आता डीडीटी अकाउंट, यानी पेएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डीडीटी पेबल अकाउंट, सेम साथ में चलते हैं, क्योंकि ये भी पे करना है और वो भी पे करना है। वो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये शेयर होल्डर को पे करना है, दोनों शॉर्ट टर्म प्रोविजंस लायबिलिटी, ठीक है, तो साथ में चलते हैं। क्लियर? ये भी एडजस्टमेंट था इसलिए डबल इफेक्ट दे दिया। अब ऐसे ऊपर इंटरिम डिविडेंड था, मैंने छोड़ा था इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 18 का, तो इंटरिम डिविडेंड भी पीएनएल में से जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही तो है वो भी। इंटरिम डिविडेंड कितने का? 18 का। 18 इंटरिम डिविडेंड 18। क्या इसका डबल इफेक्ट होगा? क्या ये भी यहां आएगा? नहीं। सोचो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ, इट मींस ट्रायल बैलेंस में आया है मतलब जनरल एंट्री से आया होगा, लेजर पोस्टिंग से आया होगा, यानी एंट्री हो चुकी है, तो फिर डबल इफेक्ट क्यों देना? ड्यूअल एस्पेक्ट तो हो चुका तभी तो ट्रायल बैलेंस बना। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम आती है डेबिट क्रेडिट होके आती है, तो आपको डबल से डेबिट क्रेडिट नहीं करना। और वैसे भी इंटरिम डिविडेंड मींस आपका ईयर एंड होने से पहले ही पे हो जाता है, तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, खत्म, पेमेंट ही हो चुका उसका, ठीक है, इसलिए एक बार लिखा है। अगर ये भी पेबल होता तो मैं इसको भी डबल इफेक्ट देता। अगर इस पे भी कुछ ये इग्नोर एक्शन नहीं लिखा होता तो मैं इस पे भी डीडीटी लगाता, तो डीडीटी इस पे भी लगता, इस पे भी लगता। आप चाहो तो इकट्ठा मिला के 48 पे लगा देते, चलता, लेकिन क्वेश्चन में इग्नोर बोला इसलिए डीडीटी पूरा छोड़ दिया, ठीक है। क्लियर बात? तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर में आपको समझा चुका हूं। फिफ्थ नंबर, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट मशीन 10% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मींस फिक्स्ड डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी नहीं, तो 10% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट तो बची 760। कॉस्ट कितनी बची है? 760, क्योंकि 10 की कॉस्ट वाली एसेट तो आपने डिस्पोज ऑफ कर देना, तो इसका 10% इसका मतलब 76। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की? बहुत बार पढ़ी है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन कहां लिखते थे तुम आज तक? कितनी बार करा होगा डेप्रिसिएशन? सिंगल एंट्री में इतने सारे क्वेश्चन में किया बन है। पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो एक बार तो पीएनएल में लिख दो, वहां पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हेडिंग में 76। सिर्फ करंट ईयर का लिखते हैं वहां पे, इसलिए करंट ईयर का 76 वहां लिख दिया, ठीक। ये सब वहां थोड़ा ना आता है, वहां सिर्फ करंट ईयर का आता, तो करंट ईयर का क्लियर का 10% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट की। और ये एसेट आपने स्टार्टिंग में बेच दी है, क्वेश्चन क्लियर लिखा है, इसका मतलब पूरे साल डेप्रिसिएशन इसी पे लगेगा। अगर ये एंड में बेची होती तो 770 पर डेप्रिसिएशन लगाता मैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में बेच दिया 1 अप्रैल को, इसलिए 760 पर 10% 76 एक बार वहां लिख दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो जनरली हम क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, इसमें से माइनस करते थे। लेकिन जब आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ है, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इसमें प्लस होगा, और जब भी एसेट बेचोगे तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगा। इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट एक बार वहां लिखो और दूसरी बार यहां पर प्लस कर दो। एंट्री हो गई आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक। डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर हो गया पीएनएल में, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन यहां ऐड हो गया, डबल इफेक्ट हो गया। सारे एडजस्टमेंट हो गए आपके कंप्लीट? कोई एडजस्टमेंट बचा तो नहीं? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो एक एक बार आपको ट्रायल बैलेंस का आइटम पढ़ना पड़े, डबल रिपीट नहीं करना पड़ा, और एडजस्टमेंट भी मुझे एक एक बार ही पढ़ना पड़े, और फटाफट सब सही जगह पर अरेंज हो गए। अब आप 1 बाय 1 क्लोज। अभी मैंने कहीं किसी का टोटल नहीं लगाया, पहले टोटल मत लगाया करो, टोटल लास्ट में लगाया करो। तो अब 1 बाय 1 क्लोज करते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया करो इस पर, यहां थोड़ी सी गड़बड़ दी हो सकती है कि अभी तो हमारे पास 72 का ओपनिंग बैलेंस है, प्लस इसमें ले आओ आप करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करंट ईयर्स प्रॉफिट, करंट ईयर का आप पीएनएल अकाउंट बना लो, कंप्लीट टोटल वोटल सब लगा लो। करंट ईयर्स प्रॉफिट जो है आपका वो आया 166, देखो 166, 166 वो यहां ले आएंगे। अब करंट ईयर्स प्रॉफिट 166 से, और डिविडेंड तो अपने पास इतना सही है ना, इजीली अवेलेबल। लेकिन अगर यहां पर सपोज थोड़ी देर के लिए कम होता तो मैं कहां से ले सकता था? पुराने प्रॉफिट से। मान लो ये भी कम होता, डिविडेंड और ज्यादा होता, इन दोनों से भी ज्यादा होता,
तो फिर मैं रिजर्व में से विड्रॉ कर लेता, यहां से माइनस करता और यहां जाके प्लस कर देता, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व। इतना पैसा इधर लिया था, मान लो 5 कम हो रहे थे, 5,000 में यहां से माइनस करता, 5 यहां प्लस कर देता, टोटल हो जाता, उसमें से डिविडेंड देता, तो अल्टीमेट प्रॉफिट 0। तो जितना कम पड़े उतना ही लेना ताकि बैलेंस 0 हो जाए, तो पीएनएल पूरा खत्म कर देंगे हम। लेकिन फिलहाल हमें ये जरूरत ही नहीं है। ये पॉइंट आप अगले क्वेश्चन में सीखना, और ना आए तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। वहां पे है ऐसा अगले क्वेश्चन में कि वहां पर आपको करंट ईयर प्रॉफिट कम है, तो आप पहले करंट ईयर प्रॉफिट कितना है देख लो, जितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है उतना फिगर कहां से माइनस कर देंगे, रिजर्व से। बट फिलहाल तो है आपके पास अच्छा खासा फिगर, इसलिए यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले यहां ध्यान देना, थोड़ा सा टफ पॉइंट अगर कुछ बनाते हो तो यही बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर बनाए। अब मैं 1 बाय 1 टोटल लगाना शुरू करूंगा, जब सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो ये हो गया 300, अब फुल एंड फाइनल टोटल लगा देंगे 300, ठीक है। ये सब 1000 में फिगर सारे, और ये फिगर उठा के हम कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे 300। हैंड टू हैंड लिखते जाना। फिर अगले शेड्यूल पर आया, अगले शेड्यूल में आपका जनरल रिजर्व बराबर आया 172, 166, 18 और 30, ये माइनस करने के बाद आ रहे हैं 190, ठीक है। तो 40, 140, 130, 190, यानी ये टोटल हो गया आपका 500 रुपए। तो 500 का रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, यहां एक गलती करते हैं बच्चे कि करंट ईयर प्रॉफिट लाना भूल जाते हैं इधर, ये सब कर देते हैं लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट लाना भूल जाते हैं। तो पीएनएल पहले बंद करना, फिर उसका प्रॉफिट यहां लाना, फिर ये क्लोज करना, ठीक है ना। फिर आपका अगला है 200, इसमें तो और कुछ है ही नहीं, तो 200 ये लिख देते हैं। ये हमने बनाया था नोट नंबर 3। नोट नंबर 4 हमने नहीं बनाया, करंट लायबिलिटीज वगैरह ये सब तो हमने डायरेक्ट लिख दी। डिविडेंड पेबल के लिए भी कुछ नहीं, स्टडी मेटल में इसका भी नोट बना हुआ दिखेगा, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि एक ही फिगर था, ठीक। जो एक एक फिगर है उसकी चिंता नहीं करना है। फिर ये टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का टोटल लगा लो आप, कितना होता है टेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल एसेट्स में ये सब मिला के हो जाएगा 240, ये सब मिला के हो जाएगा 240, और बाहर हो जाएगा 520, 520। टोटल हो गया आपका 880। तो टेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 4 880, 880 यहां लिख दिया। अदर इनकम, अदर इनकम में इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कोई इनकम नहीं आई थी क्वेश्चन में। अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन ये था बस, तो ये इसको आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और ध्यान रखना है भी कि जैसे ये बैलेंस शीट से रिलेटेड शेड्यूल और ये इनकम पीएनएल से रिलेटेड, तो पीएनएल से रिलेटेड एक ये शेड्यूल। मान लो क्वेश्चन में सेल्स भी अलग अलग आइटम की बहुत सारी दे रखी, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी नोट बनाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको चेंज इन इन्वेंट्री में भी रॉ मटेरियल WIP इन्वेंट्री, स्टॉक, तो स्टॉक के नाम भी दे रखे हो, फूड स्टफ, वुड, ऐसे, तो आपको उसकी भी एक नोट बनाना पड़ेगा। तो आप पहले पीएनएल अकाउंट वाले नोट से वो क्लोज करके उसको पीएनएल पहुंचाना, वहां से प्रॉफिट लाके ये लाना, फिर ये क्लोज होगा। तो बैलेंस वाले नोट्स बाद में क्लोज करना, पहले पीएनएल वाले क्लोज करना, वरना पता लगा आपने पीएनएल बना दिया, ये क्लोज कर दिया, फिर पता लगा कि अदर इनकम रह गई। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आइटम तो हमने डायरेक्ट लिख दिए थे, जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट भी हमने डायरेक्ट लिख दिया था, बता दिया मैंने आपको डिवेंचर इंटरेस्ट भी। अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिशन सब डायरेक्ट लिख देंगे, उसके लिए कोई नोट नहीं। तो जितने मैंने नोट बनाए थे, इसका भी नोट जरूरी नहीं था, ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे। अदर इनकम एक ही पॉइंट था, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आपका कंप्लीट यहाँ पे 1 बाय 1। इंटेंजिबल एसेट्स कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अगर इंटेंजिबल एसेट्स होती तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे भी लिख देते हम, ठीक है। अब आप देख लें कि बैलेंस शीट का ऑर्डर क्या आता है। तो 500, 300, ये 200, 52, 30, 11082, ठीक है। इसका ऑर्डर लगा देता हूं मैं, इसका कितना हो जाएगा 880, 96, 86, 20, इसका टोटल हो जाएगा आपका 1082, मतलब टोटल बराबर है। तो ये फुल एंड फाइनल आपकी बैलेंस शीट है। ये आपके वर्किंग नोट हो गए, और एक पेज पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही रखा है। ये तरीका रहेगा करने का। टाइम लगेगा स्टार्टिंग क्वेश्चन में, क्योंकि प्रेजेंटेशन ज्यादा करना है, शॉर्टकट नहीं मार सकते, बट फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करना। बहुत बैलेंस शीट बनाई हमने, और अभी तो बहुत सारे चैप्टर में बैलेंस शीट और भी बनाना है, तो इसकी प्रैक्टिस तो बहुत बार हो जाती है।
और ये भी मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करा दी, कम से कम ये 2 और एक पीपी का इसका नोट्स बनाने, 3 नोट्स बनाने की तो बहुत बार मैंने प्रैक्टिस करवा दी, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। तो समझाने में इतनी देर लगी, अगर आप खुद लिख लिख के फटाफट करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में मैंने आपको सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई होगी कि प्रिफर स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। तो आपको अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा समझाने लायक, सिर्फ डाउट्स अगर कुछ आए तो बात अलग है, अदरवाइज समझाने लायक कुछ भी नहीं बचा, सारे यही है। एक पॉइंट में डाउट आ सकता है और वो है डिविडेंड का उस क्वेश्चन में, क्योंकि उस क्वेश्चन में अमाउंट कम है तो डिविडेंड यहां से कोशिश करना समझने की, नहीं तो फिर मैं उसको अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक, अब आप होमवर्क लिख लें। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको 4th नंबर, इसके ऊपर के क्वेश्चन हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन के, डीडीटी के, डिविडेंड के कर चुके। 6th नंबर होमवर्क रहेगा। 6th नंबर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक है, तो स्टॉक तो आप जानते 2 बार आता है, एक बार कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज इन इन्वेंट्री, और एक बार यहां आता है। वहां जब लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखना बताया मैंने, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, माइनस में है तो माइनस में लिखो, प्लस में है तो प्लस में, बट लिखेंगे वहीं चेंज इन इन्वेंट्री, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसके अलावा इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, टिप के मत करना, बस फटाफट सारे फॉर्मेट लाइन, ये भी स्पीड से करना, लाइन खींचने का काम भी। फिर आगे चलते हैं 6th के बाद आप आगे 7th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मिलेगा, ये वाला भी करना है, और बाहर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, वो भी करना है। तो ये सारा आपका होमवर्क रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है वैसे, ठीक है, बस, और लॉजिक भी इससे ज्यादा नहीं है, बस प्रेजेंटेशन है, डिस्क्लोजर अच्छे से अच्छे करो जितना हो सकता है। लोन अगर आपने लिया है, ठीक है, लोन अगर किसी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो नीचे लिखो सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अगेंस्ट प्लांट मशीन। अगर लोन आपने शेड्यूल बैंक से लिया तो वो लिखो, कैश इन हैंड में अगर बैंक बैलेंस शेड्यूल बैंक का तो अलग से लिखो। इस तरीके से मतलब जहां जहां जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको क्लियरिटी के लिए देंगे, डिस्क्लोजर के लिए देंगे, तो आप डिस्क्लोज करते जाओ। ठीक है ना, हर पॉइंट को एडजस्टमेंट में समझो कि ये डबल इफेक्ट कहां देंगे, डेबिट क्या क्रेडिट क्या। क्लियर, तो पूरा चैप्टर अब होमवर्क हो गया। जो जो छूटे हुए पॉइंट है, जो जो आपके इलस्ट्रेशन बचे हुए हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं, वो सारे आपको करना है। ठीक, नोट्स के क्वेश्चन लगभग पूरे कंप्लीट मैंने करवा दिया आपको, ये एक चैप्टर और कंप्लीट हुआ। ठीक, थैंक यू सो मच।